हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैग्नेट विंस के हिंदी चैनल पर, जहां पे आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा। इसी श्रृंखला में मैं राहुल गौतम आप लोगों के लेके आ रहा हूं कक्षा 11वीं का व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी माध्यम में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप कक्षा 11वीं के छात्र हो चुके हैं। अब आप थोड़े से बड़े हो चुके हैं, अब आपको कुछ नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। उसी श्रृंखला में अर्थशास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा। अब अर्थशास्त्र पढ़ना है तो सर कैसे पढ़ेंगे? आपकी बहुत सारी समस्याएं होंगी, सर कहाँ से पढ़ेंगे? तो आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों के साथ साल भर बना रहूंगा। आज का वीडियो इसी बारे में है कि मैं आपको साल भर क्या पढ़ाने वाला हूं और कैसे पढ़ाने वाला हूं, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, जिससे कि सर मैं कक्षा 11वीं में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकूं। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कक्षा 12वीं में अच्छा स्कोर करना है तो कक्षा 11वीं के जो विषय हैं, कक्षा 11वीं का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी उस प्रकार से डिजाइन किया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहले आज के 5 to 6 ईयर्स बैक होता यह था कि जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं में हुआ करता था, लेकिन कुछ पिछले 5 या 6 सालों से इसको सेंट्रल बोर्ड ने 11th क्लास और 12th क्लास में वाफिकेट कर दिया है। तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या करूंगा मैं आपके साथ साल भर। सबसे पहले मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, पूरा आपको चैप्टर को समझाऊंगा अच्छी तरीके से, डिटेल्ड में हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जब मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा उसमें मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और साथ ही साथ कुछ रिफ्रेशर बुक हैं उनके भी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेके आऊंगा और आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा जिसमें हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद एंड में मैं आपको लेके आऊंगा वन शॉट रिवीजन। ये 4 तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लेके आने वाला हूं, पूरे चैप्टर के लिए, सारे चैप्टर्स के लिए लेके आऊंगा। तो आज ये तो मैंने आपको बता दी कि 4 तरह के वीडियो लेके आऊंगा। आज जो मैं आपको कराने वाला हूं वो अर्थशास्त्र से आपका परिचय कराऊंगा, और अर्थशास्त्र में कंटेंट क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहां पे चैप्टर नंबर 1 है, तो टोटल मैंने 5 भागों में वर्गीकृत किया है इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को, जहां पे चैप्टर नंबर 1 आपको अर्थशास्त्र से परिचय कराता है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांतों की चर्चा करेगा। चैप्टर नंबर 3 उत्पादक के व्यवहार के सिद्धांतों की चर्चा करेगा। चैप्टर नंबर 4 बाजार के बारे में आपको बताएगा, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक के सिद्धांत एवं बाजार, इनकी कंबाइंड स्टडी हम करेंगे और समझेंगे कि कैसे वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य निर्धारण होता है। ये तो शॉर्ट रिकैप था कि 5 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र से परिचय करना होगा। जैसे कई बार हमें ना, जैसे आपको नया विषय मिल रहा है ना, नई कक्षा में आए हो तो नया विषय मिल रहा है, जैसे हम नए व्यक्ति से मिलते हैं उससे अपना परिचय करते हैं कि भाई कैसे हैं आप, क्या नाम है, कहाँ से हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब बातें हम करते हैं जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। तो वैसे ही अर्थशास्त्र हमारे लिए एक नया व्यक्ति है, एक नया विषय है। हम नई कक्षा में आए हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र क्या होता है। चलिए, तो कुछ प्रश्नों के साथ मैं आपसे शुरुआत करूंगा। कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछते जाऊंगा जिनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। तो मेरा जो पहला प्रश्न है आपसे वो ये है कि आप मुझे बताइए कि आप अपने जीवन यापन के लिए किन वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता होती है आपको जीवन यापन करने के लिए। तो आपका स्वाभाविक आंसर क्या आने वाला है कि सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान। हमें अपने जीवन यापन करने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये रोटी कपड़ा मकान किस प्रकार बनता है? रोटी कपड़ा मकान मतलब मैं इन सब बातों को वस्तु एवं सेवाएं ही बोलूंगा। क्यों सर, क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि एडम स्मिथ साहब आए थे हमारे, जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, और उन्होंने बोला था कि अर्थशास्त्र का मतलब है धन का शास्त्र। तो फिर धन, अब जैसे ही धन की बात आती है तो हम समझते हैं, पैसे की बात करते हैं, मनी के बारे में हमारा दिमाग जाता है। लेकिन एडम स्मिथ साहब का मानना यह नहीं था कि अर्थशास्त्र मतलब धन से, और धन की उन्होंने परिभाषा दी है। हम धन का मतलब पैसे समझते हैं, धन का मतलब पैसा नहीं होता है। धन का मतलब होता है कि सर वह वस्तुएं एवं सेवाएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, वो धन होता है।
है ना। धन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। बिना आप पैसे को नहीं खा सकते सर। हम वस्तुओं एवं सेवाओं को कंज्यूम करते हैं, पैसे को कंज्यूम नहीं करते। पैसा तो एक माध्यम है उन वस्तुओं एवं सेवाओं को अर्जित करने के लिए। ठीक है, ये बात भी समझ में आ जाती है। अब जो मेरा पहला प्रश्न है वो अभी कंटिन्यू चलेगा कि सर हमें वस्तु एवं सेवाएं चाहिए। अब इन वस्तु एवं सेवाओं के निर्माण के लिए क्या चाहिए सर आपको? इन वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण के लिए बच्चे हमें चाहिए क्या? संसाधन, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। अब ये चार ऐसे उत्पादन के क्या बोलेंगे, उत्पादन के साधन हैं जो मुझे चाहिए होगा। इनके बिना मैं वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है सर, ये भी मिल जाएंगे आपको। तो समस्या क्या है? अभी समस्या बताता हूं क्या है। समस्या ये है कि जो हमारे संसाधन है ना वो सीमित है। संसाधन सीमित है। संसाधन सीमित कैसे हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे हम। और जो हमारी आवश्यकता है वो असीमित है। कैसे? अब पहले सर दोनों चीजों को बताइए आप कि संसाधन सीमित कैसे और आवश्यकताएं असीमित कैसे। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा था तो सर्च कर रहा था। मेरे दिमाग में कई बार ना कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके जवाब मेरे पास नहीं होते, तो फिर मैं किसको ढूंढूंगा? गूगल बाबा को, जैसे आप भी करते हैं। तो मैंने गूगल बाबा से पूछा कि मुझे गूगल बाबा बताइए एक दिन में इस दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो गूगल बाबा ने मुझे बताया कि एक दिन में 3,84,000 बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया डेटा है। तो फिर मैंने इसको कनेक्ट किया। अच्छा, 3,84,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मतलब इतनी रोटी कपड़ा मकान मुझे डेली बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जितने लोग हैं वो तो ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा भी बनाना पड़ेगा। फिर मेरे एक मित्र हैं, वो मेरे पास आ गए, बोलते नहीं नहीं आप गलत सोच रहे हो। मैंने कहा क्या गलत सोच रहा हूं? उन्होंने बताया कि सर इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भी तो हो रही है। कुछ लोग जो हैं जिनकी उम्र हो गई है, किन्हीं किन्हीं कारणों से उनकी डेथ भी हो रही है। सर इसको माइनस कीजिए। ठीक है साहब, मैंने कहा ये भी माइनस कर लेता हूं। फिर भी मैंने देखा कि तकरीबन इस पृथ्वी पे प्रतिदिन 2 लाख नए लोग बढ़ रहे हैं। 2 लाख नए लोग बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। इनका कोई बात नहीं है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अच्छी बात है, तो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं आप। तो फिर आते हैं दूसरी बात पे कि सर संसाधन चाहिए हमें। तो रोटी बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। और संसाधन बढ़ रहे हैं क्या? अब संसाधनों में ना हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं, आप ना ये 3-4 संसाधन याद रखो। भूमि, क्या जमीन बढ़ रही है? क्या हवा बढ़ रही है? क्या आकाश बढ़ रहा है? क्या अग्नि एनर्जी बढ़ रही है? क्या पानी बढ़ रहा है? पानी भी तो चाहिए आपके सर्वाइवल के लिए। नहीं बढ़ रहा है सर। इस गति, क्या गति तो छोड़ो सर, बढ़ ही नहीं रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ साथ कम हो रहे हैं। तो समस्या बड़ी हो गई। अब समस्या क्या हो गई कि सर संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं आवश्यकताएं जो है वो असीमित हैं और संसाधन जो है वो सीमित है। समस्या। तो अर्थशास्त्र की शुरुआत, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का मुख्य कारण एडम स्मिथ ने माना था स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब सीमितता, संसाधनों की सीमितता अर्थशास्त्र पढ़ने का, अर्थशास्त्र जैसे विषय के उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि सर संसाधन सीमित हो गए। यदि मतलब समस्या ही नहीं होती, कितनी अच्छी होती सर लाइफ कि संसाधन भी असीमित हैं और आवश्यकताएं भी असीमित हैं। करते जाओ, हर कुछ जो मन हो रहा है सर बनाते जाओ, जितना चाहिए सर उतना बनाओ, क्योंकि संसाधन तो असीमित है। लेकिन ऐसा नहीं है ना मेरे भाइयों। क्या है समस्या कि सर संसाधन तो सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। तो क्या करें? अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि कैसे समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करता है जिससे कि समाज की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? प्रश्न अभी छोड़ेंगे नहीं, प्रश्न बहुत लंबा है कि सर ठीक है, मान ली आपकी बात, बढ़ रहे हैं लोग, उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन संसाधन तो सीमित है, तो कैसे करेंगे सर बताइए आप। तो इसलिए तो हम देख रहे हैं आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। तकनीक में परिवर्तन करना पड़ेगा, तकनीकों में सुधार करना पड़ेगा जिससे कि प्रोडक्शन हो सके। मतलब क्या? तीसरी बात जो अर्थशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब आपको संसाधनों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग करना पड़ेगा।
उनका उपयोग सर्वोत्तम करना पड़ेगा। संसाधनों को आप वेस्ट नहीं कर सकते, और संसाधनों में यह भी सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन कर सकता हूं। इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितने बदलाव देखे हैं। पहले एक शिक्षक सीमित होता था अपने शहर तक, अपने स्कूल तक, अपने कोचिंग सेंटर तक। वो सिर्फ उस शहर के, उस कोचिंग सेंटर के और उस स्कूल के बच्चे ही पढ़ा सकता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन कनेक्ट करके पूरी दुनिया में पढ़ा सकते हैं। क्या यह तकनीक में सुधार हुआ? क्या यह तकनीक में बदलाव आया? इस प्रकार हम संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं, तकनीक में बदलाव करके। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा बात करेगी, आपको कंक्लूड करेगी, आपको लेके जाएगी, क्या संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो रहा है? नहीं तो कीजिए। तो 2 अर्थशास्त्र निकल के जाती है यहां से। एक होती है आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र और दूसरी होती है तथ्यात्मक अर्थशास्त्र। तो जो दूसरी अर्थशास्त्र है तथ्यात्मक, वो आपको बताती है क्या संसाधनों का उपयोग सर्वश्रेष्ठ हो रहा है या इष्टतम हो रहा है। इष्टतम एक अच्छा शब्द है जो ऑप्टिमल बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में, मतलब कैसे संसाधनों को आप सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग कर रहे हो। तो वो तथ्यात्मक अर्थशास्त्र बताएगी आपको। दूसरी होती है आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र। क्या सर नहीं हो रहा ना तो कीजिए, वो आपको बताएगा, आइडियल बताएगा, आदर्श बताएगा कि कैसे इन संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जा सकता है। ये होती है आपकी दूसरी आदर्श आत्मक अर्थशास्त्र। तो आप देखेंगे, मैं कंक्लूड कर रहा था कि अर्थशास्त्र जब भी आप पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे, आपको एंड में कंक्लूजन यही मिलेगा कि संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग ही क्या है? अर्थशास्त्र है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है जी, चलिए। तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, मतलब मैंने आपको अर्थशास्त्र के साथ परिचय करा दिया कि अर्थशास्त्र क्या होती है। अब यहां पे हेडिंग लिखी हुई है सामान्य अर्थव्यवस्था। अब अर्थशास्त्र पढ़ाया सर आपने, अर्थव्यवस्था क्या है? अरे जो अर्थशास्त्र है ना, इसका व्यवहारिक पहलू, जब इस अर्थशास्त्र को आप ना इंप्लीमेंट करते हो, यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पहलू जो है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थशास्त्र जो है वो सैद्धांतिक पहलू है। मतलब इतना सिंपल है कि आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने की विधि बता दी मैंने आपको, तो चाय बनाने की जो विधि आपको आती है वो अर्थशास्त्र हो गया, और जब आप चाय बनाने जाएंगे वो अर्थव्यवस्था हो गया। आपने उस सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग कर लिया तो क्या हो गया? वो अर्थव्यवस्था हो गया। अब क्योंकि अर्थशास्त्र के साथ समस्याएं हैं तो अर्थव्यवस्था की भी समस्याएं हैं। क्या अर्थव्यवस्था की समस्याएं? क्या जो अर्थशास्त्र की समस्याएं हैं? संसाधन सीमित, आवश्यकताएं असीमित। और तीसरी समस्या कि सर ये जो संसाधन होते हैं ना, इन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग है। मतलब कि एक संसाधन को कई प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मिल्क की हम बात करें, दूध की अगर हम बात करें, दूध से चाय बना सकते हो आप, कॉफी बना सकते हो आप, मिठाइयां बना सकते हो आप घी बना सकते हो, आप मक्खन बना सकते हो। मतलब n number of items that can be produced by using the milk। क्या बात समझ में आ रही है? तो सर तीसरी समस्या है, क्या करें? और आपके साथ समस्या है। क्या समस्या है? सर आपके पास भी ना समय कितना है? 24 घंटे हैं, और एक विद्यार्थी के लिए समय सबसे बड़ा संसाधन होता है, और उसके पास वो क्या है? सीमित है, 24 घंटे। वो चाहता है विद्यार्थी कि सर मैं पढ़ाई करूं, अच्छे से पढूं, लेकिन सर मैं दोस्तों के साथ भी जाना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के साथ भी बैठना चाहता हूं, मैं गेम भी खेलना चाहता हूं, मैं सोना भी चाहता हूं, मैं स्कूल भी जाना चाहता हूं, मैं कोचिंग भी जाना चाहता हूं। सर कैसे करूं मैं अपने टाइम को मैनेज? बताइए। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, किसी दिन मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, इसी टॉपिक को लेके आऊंगा कि कैसे विद्यार्थी को अपना मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर सके। मतलब ये कि कम समय में पढ़ाई करके ज्यादा नंबर लाना है। सर यह भी तो अर्थशास्त्र का एक पहलू है। कोई बात नहीं है। फिर आते हैं हम अर्थशास्त्र को, मतलब अर्थशास्त्र को तो नहीं, अर्थव्यवस्था को हमने वर्गीकृत किया है 3 भागों में। डिटेल चर्चा चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है। फिर बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसकी भी चर्चा हम डिटेल में वहीं करने वाले हैं। सकारात्मक आदर्शात्मक बता दिया। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जब हम किसी एकल इकाई की, मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं,
जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब हम किसी समूह के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो होती है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है जी, चलिए ये चैप्टर नंबर 1 में है। मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपका अर्थशास्त्र के साथ परिचय कराया है। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 2 और देखते हैं इसमें क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको। चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता सर मैं भी हूं, आप भी हैं। अभी कौन है? अभी आप उपभोक्ता हैं। तो आपको क्या कंटेंट चाहिए, मुझे उसको समझना चाहिए ना। मैं कैसे समझूंगा? तो कमेंट करके बताइए ना कि कैसा कंटेंट चाहिए आपको, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, किस प्रकार के वीडियोस चाहिए आपको, अब बताइए कमेंट करके, मैं आपके लिए बना के लेके आऊंगा। हालांकि मैं यहाँ पे अभी इस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो किसी भी उत्पादक के लिए, किसी भी उत्पादन यूनिट के लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है। उपभोक्ता मतलब जो वस्तु एवं सेवाओं को कंज्यूम करता है, उसके व्यवहार को यदि मैं समझूंगा तब तो मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना पाऊंगा, नहीं तो नहीं बना पाऊंगा। तो सामान्यतः उपभोक्ता कैसे व्यवहार करेगा, क्योंकि ये अर्थशास्त्र है और मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे क्या करेगा, अपने संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के बारे में सोचेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में वो सोचेगा। तो इस चैप्टर में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि उपभोक्ता कैसे अपने पैसे खर्च करता है, कब वो अपनी मांग को बढ़ाएगा, कब वो अपनी मांग को कम करेगा। इन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। 2 तरीके की हमारे पास विश्लेषण विधियां हैं, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर आता है बजट सेट एवं बजट रेखा। बजट रेखा का मतलब यह है कि कितने रुपए खर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 10,000 रुपए खर्च कर सकता है, तो उसकी बजट रेखा हो गई। बजट सेट, उस 10,000 रुपए में क्या क्या खरीदा जा सकता है, कितने तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शंस बन सकते हैं, वो बजट सेट होता है। तो ये चर्चा होगी अपनी चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में एक छोटी सी चर्चा और होती है, छोटी तो नहीं बड़ी है, मतलब इसके आसपास बहुत सारी चीजें घूमती हैं। मांग। अब उपभोक्ता होता है, वो किसी कमोडिटी की मांग करता है, तो देखेंगे कि वो कब मांग करेगा, कब उसकी मांग कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर आता है बाजार मांग के बाद फिर आता है इधर हमारे पास मांग की लोच, कि कैसे किसी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता जो है वो अपनी मांग कम कर देता है। तो हम समझेंगे कि कितनी कम कर देगा, उसका प्रतिशत निकालने की कोशिश करेंगे कि प्राइस अगर मैं 10% से बढ़ाता हूं तो मांग कितने परसेंट से कम हो सकती है। ये डिस्कशन, इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमें करने रहेंगे यहाँ पे। फिर जैसे ही आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 उत्पादन एवं लागत के सिद्धांतों की चर्चा करता है। अब उत्पादन के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्पादन के कुछ सिद्धांत होते हैं या उत्पादन की कुछ विधियां होती हैं जिनका उपयोग करते हुए हम अपनी प्रति इकाई लागत को कम कर सकते हैं। अब कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ एक उदाहरण याद रखिएगा। आपने देखा है कि रिलायंस जियो 2016 में आया। रिलायंस जियो के पहले जो डेटा हम खरीदते थे, डेटा के लिए रिचार्ज कराते थे, वो तकरीबन 250 रुपए में 1 जीबी डेटा मिलता था हमें। 250 रुपए में 1 जीबी डेटा मिलता था। और आज के समय में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर हम, कि सर 250 रुपए में आपको पर डे 1 जीबी डेटा मिलता है सर, और ज्यादा भी मिल रहा हो कहीं कहीं पे, लेकिन ये पर डे मिल रहा है सर आपको, और ये पूरा 1 महीने के लिए 250 रुपए में 1 जीबी डेटा मिलता था। तो क्या किया रिलायंस ने, अपना प्रोडक्शन, मास लेवल प्रोडक्शन, मास रीच किया, तो प्रति यूनिट जो लागत है वो कम हो गई है। उसका फायदा कंज्यूमर को भी हुआ, कंपनी को तो होगा ही होगा, कंज्यूमर को मतलब उपभोक्ता को भी उसका फायदा हुआ। तो इन सिद्धांतों की चर्चा, लागत के सिद्धांतों की चर्चा हम यूनिट नंबर 3 में करेंगे। फिर आता है यूनिट नंबर 4, जो बात करता है बाजार के बारे में। तो बाजार क्या होता है? बाजार का आशय सर उस स्थान से है जहां पे क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से मिलते हैं वस्तु एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए। गलत सर, आज की डेट में ना मैं कहीं जाता दुकान पे खरीदने, ना दुकानदार मेरे घर आता, फिर भी मैं शॉपिंग कर लेता हूं। हाँ ठीक है ना, यही तो समझना है। बाजार के प्रकार हैं, एक मॉडर्न अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो बाजार यही है कि एक स्थान होता था, पहले तो एक स्थान ही होता था जहां पे हमें कुछ खरीदना बेचना तो जाना पड़ता था। आज की डेट में आपको घर बैठे मिल जाती हैं चीजें, जैसे कि मैं आपको घर बैठे पढ़ सकते हैं, आप फायदा ले सकते हैं इस चीज को। मैं आपके घर नहीं आ रहा, ना आप मेरे घर आ रहे हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ और आप पढ़ पा रहे हैं।
तो ये नया बाजार सेट हो गया है। एक तो क्लासिफिकेशन ये होता है बाजार का। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है प्रतियोगिता के आधार पे। आप देखेंगे कि एंड्रॉइड मतलब मोबाइल फोन की जब हम बात करेंगे, एंड्रॉइड और आईओएस, तो एंड्रॉइड में बहुत कंपटीशन है, आपके पास बहुत सारे मोबाइल फोन है, लेकिन जैसे मैं आईओएस प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, आपके पास एक ही मोबाइल फोन का नाम आता है, दैट इज आईफोन। तो यहां पे हमारे पास प्रतियोगिता नहीं है आईफोन के केस में, और दूसरे एंड्रॉइड केस में प्रतियोगिता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं ये प्रतियोगी बाजार और किस प्रकार इन प्रतियोगी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में प्रतिस्पर्धा होती है और किस प्रकार ये बिहेव करते हैं, वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में। और इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 जो है बाजार संतुलन, या इसका दूसरा नाम होता है मूल्य निर्धारण। क्या होता है इसका दूसरा नाम? मूल्य निर्धारण। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को निर्धारित किया जाता है, कैसे किसी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अभी हमने जो जितने भी लोग इकोनॉमी में आ रहे हैं, मतलब जनरली दो लोग हैं, दो सेगमेंट हैं पूरे इकोनॉमी में, एक है उपभोक्ता और दूसरा कौन है? उत्पादनकर्ता। तो उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता ये दोनों के अपोजिट चलेंगे। उदाहरण के लिए आप बाजार गए और बाजार में आपको एक टी शर्ट खरीदनी थी, तो जैसे ही आपको टी शर्ट पसंद आई, आपने पूछा कि भाई बताइए इसका क्या रेट है। उसने बोला साहब 1500 रुपये लूंगा। आपने बोला नहीं, मैं तो 700 रुपये दूंगा। देखिए, उपभोक्ता 700 रुपये में खरीदने तैयार है और जो आपूर्तिकर्ता है वो 1500 रुपये में सप्लाई करने वाला। तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि सौदा होगा? नहीं होगा सर सौदा। क्यों? इन दोनों को किसी पॉइंट पे आना जरूरी होगा। तो पॉइंट समझ लेते हैं, 400 रुपए आप बढ़ गए, 400 रुपए उसने कम कर लिया, तो 1100 रुपए के पॉइंट पे आ गए। अब 1100 रुपए में वो बेचने तैयार है और आप खरीदने तैयार है। क्या सौदा हो जाएगा? यस, सौदा हो गया, मतलब मूल्य निर्धारण हो गया है। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया वो प्रतियोगी बाजार का दिया, जहां प्रतियोगिता नहीं है, जहां प्रतिस्पर्धा नहीं है। उदाहरण के लिए आईफोन, क्या आईफोन खरीदने जाते हो आप बार्गेनिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाजार जो है वो अपूर्ण प्रतियोगिता है, या बाजार में प्रतियोगिता नहीं है। कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेंगे, और ये सारे पांचों के पांचों टॉपिक के बारे, चैप्टर्स के बारे में मैं आपको 4 तरह के अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगा। तो इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अपने क्वालिटी एजुकेशन एवं फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल है जो कि फ्री में आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको मेरी सलाह है, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने भाइयों बहनों एवं दोस्तों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दें, एवं जो फ्री वीडियोस, फ्री एजुकेशन हम दे रहे हैं उसका लाभ उठा सकें। तो देख सकते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स में हमारे वीडियोस कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक उपलब्ध हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।